नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत आज की करंट अफेयर्स की क्लास में है। बीके राजा जी नमस्कार। सभी मित्रों को प्रदीप गौड़, आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, बातचीत की शुरुआत करते हैं। आदित्य कुमार, राखी पारीक जी, आप सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार। नेताजी की विरासत 23 जनवरी 2022 का दिन है और आप सभी जानते हैं कि 23 जनवरी को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी जानते हैं ये बात और आप लोग सब पहचानते भी हैं इस विषय को। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर अक्सर परीक्षाओं में सवाल आ जाते हैं। हाँ जी, आ गए हैं हम। आप तक आवाज पहुंच रही होगी मेरी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। तो आप सभी मित्रों को स्वागत और अभिनंदन की श्रृंखला को समाप्त करते हुए आगे बढ़ना चाहिए हमें। तो आप सभी को एक बार फिर नमस्कार। हाँ जी, चलिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप सब लोग जानते हैं, परिचित भी हैं। इनके बारे में आज हम इनके छोटे से जीवन परिचय पर बातचीत करने वाले हैं। उसके बाद आज की क्लास में जो रिवीजन के सवाल हैं उन सवालों पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं जी। श्याम दिनांक आपका भी नाम बोल दिया है, सभी का नाम बोल दिया है मैंने। अब आगे बढ़ने में ही हमारा फायदा है। तो नेताजी की विरासत के बारे में थोड़ी बातचीत की शुरुआत कर देते हैं। आज दिन है 23 जनवरी और वर्ष है 2022 का। सुबह के 5:30 बजने को आए हैं और चलिए नेताजी की विरासत के बारे में बातचीत करने का आज शुभ अवसर है। सबसे पहले 3 व्यक्ति जो इनसे जुड़े हुए थे, जिनके बारे में आपने लाल किले का मुकदमा सुना भी होगा, उसके बारे में भी बातचीत आज की क्लास में हम थोड़ी करने वाले हैं। और ये वो 3 व्यक्ति हैं जिन पर अभी हाल ही में एक परीक्षा में सवाल राजस्थान में पूछा भी जा चुका है, उस पर भी बातचीत होनी है। यहां पर सुभाष चंद्र बोस बचपन से मेधावी छात्र थे, आप लोगों को ये बात जानकारी में है। उनके जीवन परिचय पर बातचीत की शुरुआत करें तो परीक्षा में हमेशा अव्वल आते थे। 1919 में इन्होंने अपने स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और इसके साथ साथ इनके जीवन से जुड़ी हुई दूसरी जो बात है, देशवासियों के हित के लिए काम करना इन्होंने शुरू किया। 1927 में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव बने। 1938 में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्हें चुना गया। 1938 का वर्ष और 1939 का वर्ष आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। कांग्रेस में जो अध्यक्ष पद था वो पहली बार 1938 में सुभाष चंद्र बोस को मिला। उसके बाद 1939 में भी अध्यक्ष का पद इन्होंने हासिल किया, लेकिन उसके बाद क्या कर दिया, गांधी जी के चहेते पटाभी सीतारामैया के पास जो है सामने चुनाव लड़ा, चुनाव भी जीत गए, लेकिन गांधी जी के साथ कुछ अच्छी बातचीत यानी जो वैचारिक मतभेद होने की वजह से इन्होंने कांग्रेस से क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद इन्होंने, आपको पता होगा, जर्मनी में हिटलर से भी क्या की थी, मुलाकात की भी। तो ये मुलाकात की वो पिक्चर जो है वो आपके सामने है, हिटलर से भी मुलाकात की सुभाष चंद्र बोस ने। यहां इसके बाद है आजाद हिंद सरकार के समय इन्होंने जर्मनी में मुलाकात कर ली, काबुल के रास्ते होते हुए जर्मनी पहुंचे। उसके बाद आजाद हिंद सरकार में क्या क्या काम किए, बैंक, मुद्रा, डाक टिकट और गुप्तचर तंत्र इन्होंने बनाया। सीमित संसाधनों के साथ व्यापक तंत्र को मजबूत किया। बैंक और मुद्रा निर्माण के इन्होंने आदेश दिए। इस देश की आजादी के लिए क्रांतिकारी विचारों से युवाओं पर बड़ा जबरदस्त इनका प्रभाव रहा। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से अलग अपनी एक पार्टी का क्या किया, गठन किया। ये कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद की घटना है। फिर इन्होंने आजाद हिंद बैंक बनाया। 10 रुपए के सिक्के से लेकर 1 लाख रुपए तक का नोट इन्होंने जारी किया। 1 लाख रुपए के नोट पर सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर हुआ करती थी। तो आप सोचिएगा, कभी 1 लाख रुपए तक का नोट भी चला करता था, आज तो अधिकतम 2000 रुपए तक का नोट है। फिर इसके बाद सुभाष बाबू के बारे में हम बातचीत करें तो जापान और जर्मनी की मदद से नोट छपवाने का इंतजाम किया गया और जर्मनी ने कई डाक टिकट इनके संदर्भ में क्या किए, जारी किए। इसके बाद की बात में है कि भाई जापान और जर्मनी की मदद से नोट छपवाने का इंतजाम किया और इनका एक प्रसिद्ध वक्तव्य भी रहा, वो था एक सच्चे सैनिक को सैन्य और आध्यात्मिक दोनों ही प्रशिक्षण की जरूरत होती है। ये कहना किसका है, सुभाष बाबू को कहना है।
हाँ, आजाद हिंद फौज का इन्होंने नेतृत्व भी किया। उसके बाद भारत को आजाद कराने के लिए लगातार परिश्रमरत रहे। इसके बाद स्वतंत्रता दी नहीं जाती, स्वतंत्रता ली जाती है, यह भी बात किसका कहना था? यह भी सुभाष चंद्र बोस का कहना था, यानी नेताजी का कहना था कि भाई जित आजादी जो है, स्वतंत्रता जो है, वो हमेशा क्या दी नहीं जाती। कोई जानबूझकर किसी को स्वतंत्र नहीं करता है कभी भी, लेकिन ये स्वतंत्रता तो क्या की जाती है भाई? प्राप्त की जाती है, हासिल की जाती है। चलिए, इसके बाद ये प्रसिद्ध इनका नारा तो आप लोग सब जानते ही हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसे सुभाष चंद्र बोस जो है, इन्होंने अपनी जीवन को इस देश की आजादी के लिए हमेशा क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। उसी आजाद हिंद सरकार की वर्षगांठ की याद में आपको पता होगा 125वीं जब जयंती आई तो लाल किले की प्राचीर पर इस देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले पर एक बार फिर से तिरंगा झंडा जो है वो फहराने की हिमाकत भी की, और इसके साथ साथ उसी वर्षगांठ को जोर शोर से मनाने का नेतृत्व भी किया गया। इसके बाद अगली बात हम लोग करें, रेड फोर्ट ट्रायल क्या था, यानी लाल किले का मुकदमा जो है उसके संदर्भ में भी अगर बात की जाए तो लाल किले का जो मुकदमा था वो आजाद हिंद फौज के सैन्य अधिकारियों के खिलाफ एक मुकदमा अंग्रेजों द्वारा चलाया गया था, जिसे ही लाल किले का मुकदमा कहा जाता है। बगावत करने और हत्या करने का मुकदमा इन पर चलाया गया। कौमी एकता की मिसाल भी बन चुका था ये मुकदमा, क्योंकि सब जगह जो है वो लाल किले के मुकदमे के बारे में सब जगह क्या होने लग गई थी? चर्चा होने लग गई थी। तो चलिए, इसके बाद अगली बात क्या है? 3 अधिकारियों ने कांग्रेस की बनाई डिफेंस टीम की पैरवी के लिए चुना, यानी डिफेंस जो पैरवी करने की कांग्रेस की एक 3 सदस्यों की वरिष्ठ वकील जो थे वो इनकी पैरवी कर रहे थे। डिफेंस टीम को पैरवी के लिए उन तीनों लोगों को इन्होंने चुना था। देश के उस वक्त के नामी गिरामी वकील मुकदमा लड़ने के लिए आगे आए और लाल किले का यह मुकदमा उन लोगों ने लड़ा आजाद हिंद फौज के इस बहादुर सिपाहियों के लिए। देश में हर तरफ देशभक्ति का माहौल पैदा हुआ। लोग देश की आजादी के खातिर मर मिटने को तैयार हुए। अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ धरने प्रदर्शन भी व्यापक स्तर पर जारी किए गए। इसके बाद इसी लाल किले में अलग अलग जगहों पर एकता सभाओं का आयोजन किया गया। मुकदमे का फैसला आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के हक में आ गया, यानी उनको वहां से छोड़ दिया गया। ढीलन ये सब उस मुकदमे के तहत आते थे। चलिए, इसके बाद अगर बात करें, आजाद हिंद सरकार की सारी बातें मैंने बता दी है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा इस देश की सरकार ने की, और उसके संदर्भ में राजपत्र में गजट में इसको क्या किया गया? प्रकाशित किया गया। सुभाष चंद्र बोस की जयंती किस रूप में मनाई जाती है? यह आईएएस की परीक्षा में सवाल आ चुका है इस वर्ष, तो आपको पता होगा पराक्रम दिवस जो है, पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा इस देश की सरकार ने की थी। और यह पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? यानी 23 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की क्या आती है? जयंती आती है, सुभाष चंद्र बोस। ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर क्या किया जाता है? यह दिवस मनाया जाता है। तो पराक्रम दिवस कब आता है? यह भी परीक्षाओं में सवाल बनाया जा सकता है। चलिए, 23 जनवरी को मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन। 125वीं जयंती पर दूरदर्शन पर जब ये पहली बार पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया गया था, तो आपको पता होगा नेताजी की 125वीं जयंती पर दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो पर विशेष कार्यक्रम क्या किए गए थे? प्रसारित किए गए थे। 125वीं जयंती पर एक सिक्का भी क्या किया गया था? जारी किया गया था। तो नेताजी की 125वीं जयंती पर और क्या किया गया था? एक स्मारक सिक्का जो 125 रुपए कीमत का होता है, यह स्मारक सिक्का भी क्या किया गया था? इस दिन जारी किया गया था। ठीक है, चलिए, बोर्ड की लाइट बहुत ज्यादा है तो क्या किया जाए? ब्राइटनेस ज्यादा हो सकती है, बोर्ड की लाइट तो ज्यादा। ठीक है, इसको सही करा देंगे। चलिए, इसके बाद आगे की हम बात करें तो 125वीं जयंती पर डाक टिकट भी 125 वाला जारी किया गया। ठीक है, इसके बाद एयर इंडिया के कुछ विमानों पर नेताजी का चित्र इस वक्त बनाया गया। इसके साथ साथ यहां पर 125वीं जयंती पर बीटिंग जो स्ट्रीट होती है राष्ट्रपति भवन पर 26 जनवरी और 15 अगस्त पर जो आयोजन किया जाता है, उसमें
आजाद हिंद फौज की एक धुन थी, कदम कदम बढ़ाए जा। ये कदम कदम बढ़ाए जा बीटिंग द स्ट्रीट में भी इसे क्या किया गया, शामिल किया गया। नेताजी की 125वीं जयंती पर देश भर में खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया था, देश भर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। देखो हमारा देश इस नाम से एक वेबिनार का भी इस समय आयोजन किया गया। इसके बाद कटक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्मारक भी बनाया गया, क्योंकि यहां पर आपको पता है कटक से ही आते थे सुभाष बाबू। तो इसके बाद सुभाष चंद्र बोस के इस जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की सरकार ने शुरुआत की, और यह हर वर्ष इसी रूप में क्या किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। चलिए अब आप लोगों को अब सवालों पर बातचीत की शुरुआत करते हैं। लाइट सही नहीं है क्या, अभी सही करवाते हैं, ब्राइटनेस देखिएगा, अभी करवा देते हैं आप सबके लिए। इस समस्या का समाधान तो बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए अभी हम लोग बातचीत की शुरुआत करते हैं। वो किस से करते हैं भाई, देखिए आप सबके सामने ये बात हम लोग देख लेते हैं। यहां है सघन गहन सघन मनमोहन वन तक मुझको आज बुलाते हैं, किंतु ये किए वादे मैंने आज मुझे आ जाते हैं। गहन सघन मनमोहन वन तक मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहां आराम बदा यहां, यह नेह निमंत्रण छलना है। अरे अभी सोने से पहले मुझको मिलो चलना है। ब्राइटनेस थोड़ी सी कम करना इसकी, सामने बहुत ज्यादा ब्राइटनेस बता रहे हैं बच्चे। हाँ जी, गहन सघन मनमोहन वन तक मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहां आराम बदा यह नया निमंत्रण छलना है। अरे अभी सोने से पहले मुझको मिलो चलना है। अरे अभी सोने से पहले मुझको मिलो चलना है। तो आप सभी इन बातों को देख रहे हैं, आपको भी। हाँ अब ठीक होगा मेरे हिसाब से, अब ज्यादा हो गया होगा, थोड़ा सा और कर दो। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, एकदम बढ़िया है। हाँ जी, चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। एक पंक्ति और है, उसके बाद आज के सवालों को लेंगे और सवालों के साथ आगे बढ़ेंगे। पढ़ो अगर अंधे विश्वासों से पाना है छुटकारा। हाँ अब एकदम सही है, बढ़िया। चलिए सही है, एकदम बढ़िया है। चलो अगर अंधे विश्वासों से पाना है छुटकारा, चलो अगर अंधे विश्वासों से पाना है छुटकारा। पढ़ो पढ़ो अगर अंधे विश्वासों से पाना है छुटकारा। पढ़ो किताबें कहती है सारा संसार तुम्हारा है। पढ़ो कि हर मेहनत कश को उसका हक दिलवाना है। पढ़ो अगर इस देश को अपने ढंग से चलवाना है। कुछ भी करना, हासिल करना चाहते हो, परिवर्तन करना चाहते हो, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। यही है, पढ़ो अगर अंधे विश्वासों से पाना है छुटकारा। पढ़ो किताबें कहती है सारा संसार तुम्हारा। पढ़ो कि हर मेहनत कश को उसका हक दिलवाना है। पढ़ो अगर इस देश को अपने ढंग से चलवाना है। कुछ भी आप अपने ढंग से करवाना चाहते हैं तो हमेशा क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए। तो चलिए जरा बात करते हैं आज के सवालों की। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इसका सही जवाब आपको देना है। तो पराक्रम दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सुभाष बाबू के बताए हुए रास्ते पर आप सभी चले, यही हम सब आशा और अपेक्षा करते हैं। तो अभी उनका एक स्टेच्यू जो है वो आपको पता होगा, अमर जवान ज्योति पर जो है वो लगाया जाना है, उस पर भी अभी बातचीत हम करने वाले हैं। हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है, यह आपको बताना है कि अभी हाल ही में कौन सी ऐसी संस्था है जिसने किस नाम से, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर नाम से एक रिपोर्ट का क्या किया है, प्रकाशन किया है। हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर रिपोर्ट, यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है अभी हाल ही में, यह देखिएगा। विश्व बैंक के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा, IMF के द्वारा, विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। तो विश्व बैंक और IMF जो है जुड़वा ब्रेटन वुड है, आपको ये बात पता होगी। जुड़वा ब्रेटन वुड, ब्रेटन वुड
ये ब्रेटन वुड सम्मेलन जो है वो कब हुआ था? 1944 में हुआ था। इसके बाद इनकी स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी। और आपको पता होगा अमेरिका के राष्ट्रपति थे वाशिंगटन। क्या थे? वाशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्हीं के नाम पर यहाँ की राजधानी एक है वाशिंगटन डीसी। ये वाशिंगटन डीसी जो है, इसी पर नाम आपकी ये जो जगह है वहीं पर विश्व बैंक और आईएमएफ के दोनों के मुख्यालय स्थित हैं। डब्ल्यूटीओ जो है उसको विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा, अंकटाड बोलते हैं इसे, ठीक है, अंकटाड इसे बोलते हैं। इसके द्वारा क्या किया गया है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर रिपोर्ट जो है वो हाल ही में इसके द्वारा जारी की गई है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। आईसीसी वनडे टीम जो 2021 की बनी है उसमें भारत के किस खिलाड़ी को शामिल किया गया है, आपको यह बताना है। आईसीसी वनडे मेंस टीम 2021 में भारत के किस खिलाड़ी को शामिल किया गया? प्रतिवर्ष आईसीसी क्या करती है? अपनी एक टीम की घोषणा करती है जो बेस्ट खिलाड़ी रहे हैं उनके आधार पर। तो वर्ष 2021 की आईसीसी की जो मेंस की टीम है, ठीक है, उस मेंस की टीम में कौन सा भारतीय खिलाड़ी है जिसको शामिल किया गया है? विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, जसप्रीत बुमराह को, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं? तो किसको इसमें शामिल किया गया है जरा बताइए। 2021 की आईसीसी की वनडे की, ओडीआई की है, ये ध्यान रखना, यहां वनडे लिख दिया, ये वनडे है, वनडे है यानी ओडीआई जो है, इस ओडीआई की टीम में किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो आप सभी जो जवाब दे रहे हैं नन ऑफ दिस, ये एकदम सही जवाब है, क्योंकि किसी भी भारतीय खिलाड़ी को इस टीम में शामिल नहीं किया गया है। कोई भी भारतीय खिलाड़ी, आईसीसी को इस लायक लगा ही नहीं, अभी कोई भी खिलाड़ी इसमें शामिल नहीं है, कोई भी खिलाड़ी इसमें शामिल नहीं किया गया है। भारत में ऐसा कोई खिलाड़ी इस वर्ष नहीं रहा जिसको वनडे टीम में आईसीसी को शामिल करने लायक समझा हो, ऐसा कोई खिलाड़ी भारतीय टीम में नहीं रहा। अगला सवाल, वनडे टीम जो मेंस की है उस मेंस टीम का आईसीसी ने कैप्टन किसे बनाया है, यह भी बता दीजिए जरा। आईसीसी ने अपनी जो मेंस की टीम की घोषणा की है, आईसीसी वनडे मेंस टीम 2021 बनाई है, इस टीम का कप्तान किसे बनाया गया है आपको यह बताना है, यानी कैप्टन किसको बनाया गया है। तो बाबर आजम को, विराट कोहली को, फकर जमान को, या क्रिस गेल को? तो ध्यान रखना पाकिस्तान के बाबर आजम है, पाकिस्तान के दो खिलाड़ियों को इसमें जगह मिली है, एक तो बाबर आजम पाकिस्तान से आते हैं और एक फखर जमान है, ये पाकिस्तान से आते हैं। तो बाबर आजम जो है इनको क्या बनाया गया? इस टीम का कप्तान बनाया गया भैया। कैप्टन किसको बनाया गया? बाबर आजम को कैप्टन बनाया गया। और फकर जमान जो है वो भी पाकिस्तान से आते हैं। विराट कोहली को इसमें जगह नहीं मिली है और विराट कोहली ने अभी आपको पता होगा टेस्ट टीम की कैप्टनशिप जो है वो भी क्या कर दी है, छोड़ दी है। क्रिस गेल जो है वो वेस्ट इंडीज से आते हैं और वेस्ट इंडीज को जो कैरेबियाई है वहां पर अंडर 19 जो मेंस क्रिकेट प्रतियोगिता है, उस क्रिकेट प्रतियोगिता का क्या किया जा रहा है? अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन जो है वो अभी हाल ही में कहां पर किया जा रहा है? तो ये वेस्ट इंडीज के जो द्वीप है वहां पर किया जा रहा है। तो कप्तानी किसको दिया आईसीसी वनडे मेंस टीम ने? वो दिया बाबर आजम को। और बाबर आजम कहां से आते हैं? पाकिस्तान से आते हैं। पाकिस्तान के दो खिलाड़ियों को इसमें जगह मिली है। अगला सवाल, फरवरी जो है उस फरवरी से रिलेटेड एक सवाल आपके सामने है। फरवरी के पहले सप्ताह से समुद्र तट पर सर्वेक्षण किस राज्य से शुरू किया जाएगा? एक समुद्री सर्वेक्षण अभी हाल ही में किया जाना है, ये फरवरी के पहले सप्ताह से आरंभ होगा। तो इस सर्वेक्षण से संबंधित आपसे सवाल पूछा है कि किस राज्य से शुरू किया जाएगा इसे? कर्नाटक से, तमिलनाडु से, केरल से, महाराष्ट्र से? तो सारे तटीय राज्य जो है वो आपको पता होने चाहिए, प्लस सबसे बड़ी तटीय सीमा जो है वो गुजरात की लगती है, ये भी आपको पता होगा। गुजरात की सबसे लंबी तटीय सीमा लगती है, ठीक है। इसके बाद यहां पर आपका महाराष्ट्र आता है, इसके बाद गोवा है, गोवा के बाद में कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद केरल है, केरल के बाद तमिलनाडु है, यहां पर आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद इधर उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद आपको पश्चिमी बंगाल पता होगा। ये सब के सब जो है वो तटीय क्षेत्रों पर स्थित है। इनमें से अभी हाल ही में यहां पर सत्ता में समुद्र जो है, ठीक है, हाँ जी बोलिए। तमिलनाडु, 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 एकदम सही जवाब आप सभी का। तमिलनाडु जो है यहां से इसकी क्या की गई है? शुरुआत की गई है, तो यहां एकदम सही जवाब है, ठीक है सर।
हाँ जी, तमिलनाडु एकदम सही जवाब इसका है। यहां पर तमिलनाडु जो राज्य है, इस राज्य से समुद्री जो सर्वेक्षण है वो क्या किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। तमिलनाडु राज्य से इसे शुरू किया जाना है। तो चलिए जरा बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने क्या आ रहा है, जरा देखिएगा। यहां दिया है तमिलनाडु जो है, इस तमिलनाडु में समुद्र तट पर किए जाने वाले सर्वेक्षण का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है। तमिलनाडु में समुद्र तट पर किए जाने वाले सर्वेक्षण का आयोजन किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, कौन कर रहा है समुद्री तट का जो सर्वेक्षण किया जाना है, उसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, जो तमिलनाडु से शुरू किया जाएगा और फरवरी माह में उसका आयोजन होना है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय द्वारा, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्था द्वारा या एवं दोनों द्वारा, इन दोनों संस्थाओं के द्वारा इसे क्या किया गया है, जारी किया गया है। पहला है भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के द्वारा, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्था के द्वारा। इन दोनों संस्थाओं द्वारा क्या किया जा रहा है, तमिलनाडु में समुद्र तट पर जो सर्वेक्षण है उस सर्वेक्षण का यहां पर आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। 21 जनवरी की खबर है। 21 जनवरी को प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर के पास एक नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया, जिसकी लागत जो है वो कितनी बताई गई है, ये बताना है। यहां पर है 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ और 50 करोड़ रुपए राशि। 21 जनवरी को प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर, गुजरात में, आपको पता है सोमनाथ मंदिर कहां पर है, गुजरात में। सोमनाथ जो मंदिर है वो कहां पर है, गुजरात में है। ये गुजरात के सोमनाथ मंदिर का जो ट्रस्ट बन रखा है, उस ट्रस्ट के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, और ये सोमनाथ मंदिर कई विदेशी आक्रांताओं के, और उस एक आक्रांता का नाम आपको याद होगा जिसने इस मंदिर को तहस नहस करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दी थी। और यहाँ के जो सोमनाथ की मूर्ति है उसको ले जा करके अरब में जो मस्जिदें हैं उनके जो सीढ़ियां होती है उनमें लगवा दिया गया, और कुछ पत्थरों को यहां से फेंकवा दिया गया। तो यहां पर यही वो सोमनाथ का मंदिर है जो आज भव्य दिव्य बना हुआ है, गुजरात में स्थित है। और यहां सर्किट हाउस जो है, उस सर्किट हाउस का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। इसकी लागत कितनी राशि से की गई है, यानी कितनी राशि से इसके ट्रस्ट का निर्माण जो है, ट्रस्ट का जो बना हुआ है हमारा नया सर्किट हाउस, उस सर्किट हाउस को बनाया गया, उस लागत को आपको बताना है कि हाल ही में कितनी लागत से उसे क्या किया गया है, तैयार किया गया है। तो एकदम सही जवाब आप सब लोग दे पा रहे हैं। इसकी राशि 40 करोड़ नहीं 30 करोड़ रुपए की राशि से इसे बनाकर तैयार किया गया है। 30 करोड़ रुपए की राशि से इस सोमनाथ मंदिर के नए सर्किट हाउस को बनाया गया है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा। ऊर्जा और संसाधन संस्थान ने किस प्रौद्योगिकी कंपनी को वाटर पॉजिटिव प्रमाण पत्र दिया है। एक ऐसी कंपनी जो है उसका नाम आपको बताना है, जिसको ऊर्जा संसाधन संस्थान यानी टीरी के द्वारा प्रौद्योगिकी कंपनी को वाटर पॉजिटिव यानी अच्छे पानी की उपलब्ध करवाने की दिशा में बहुत अच्छा प्रयास करने के लिए वाटर पॉजिटिव प्रमाण पत्र उस कंपनी को दिया गया है। ठीक है, हाँ जी, महमूद गजनवी के आक्रमण हुए, सही बात है। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। चलिए यहां पर प्रमाण पत्र जो दिया है वाटर पॉजिटिव का, वो कौन सी कंपनी है। रिलायंस ग्रुप को ऐसा कोई प्रमाण पत्र अभी हाल ही में ऊर्जा संसाधन द्वारा नहीं दिया गया, वेदांता ग्रुप को नहीं दिया गया, टेस्ला को नहीं दिया गया। एबीबी नाम से एक कंपनी है, किस नाम से, एबीबी। इस कंपनी को क्या किया गया है, वाटर पॉजिटिव पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है, ऊर्जा और संसाधन संस्थान के द्वारा दिया गया। ये एक प्रौद्योगिकी कंपनी है यानी टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसको क्या दिया गया है, अभी हाल ही में वाटर पॉजिटिव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। अमर जवान ज्योति के संदर्भ में हम लोग बात कर ही रहे थे, ये सवाल भी आ चुका है। अमर जवान ज्योति की अग्नि को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की अग्नि में विलय कर दिया गया है, और यह विलय जो किया गया है, अब आपसे पूछा है अमर जवान ज्योति का उद्घाटन 26 जनवरी 1972 को किसने किया था। क्यों राहुल गांधी को ये कमेंट करना पड़ा कि भाई अब अमर जवान ज्योति की अग्नि को बुझा दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा कमेंट उन्होंने किया। उसके बाद देश की राजनीति में एक हकम समझ गया और ये सब बात होने लगी। तो उसका क्या कारण था, तो अब आपको समझ में आएगा। देखिए ये अमर जवान ज्योति जो है वो अंग्रेजों के जमाने में अमर जवान ज्योति जो है ये क्या की गई थी, आप इस बात को समझिएगा मेरे मित्रों।
अमर जवान ज्योति अंग्रेजों के समय में या अफगान युद्ध में जो सैनिक लड़े थे, अफगान युद्धों में या फिर अंग्रेजों के समय जो भी युद्ध हुए, अंग्रेजों ने चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो चाहे सेकेंड वर्ल्ड वार हो, अंग्रेजी सेना में रहते हुए जिन सैनिकों ने अपनी शहादत दी थी, ठीक है, उनकी याद में अमर जवान ज्योति जो है इसका निर्माण किया गया था। लेकिन भारतीय सेना के होते हुए पाकिस्तान से युद्ध हो, चाइना के साथ युद्ध हो, ये अलग अलग युद्ध जो हैं, इन युद्धों को लेकर के जितने भी सैनिकों ने, भारतीय सैनिकों ने शहादत दी, उन सैनिकों के लिए अलग से कहीं वार मेमोरियल नहीं था। प्रत्येक देश जो है, उस प्रत्येक देश में अपने सैनिकों के लिए एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक होता है। क्या होता है? एक युद्ध स्मारक होता है। भारत में ऐसा नहीं किया गया था। भारत में कोई भी युद्ध स्मारक इससे पहले नहीं बना हुआ था। तो अमर जवान ज्योति जो है, यहीं पर जब 1971 की लड़ाई हुई, उसके बाद से भारतीय सैनिकों ने यह डिमांड की थी कि भाई हमें भी एक इस प्रकार का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, शहीद स्मारक बनाया जाना चाहिए, जिस पर देश के सभी सैनिक जो शहीद हुए उनके नाम हो, उनकी नेम प्लेट हो, जहां पर जाकर लोग उनको शहादत अर्पित कर सके, ऐसा कोई स्थान होना चाहिए। लेकिन इस देश की तत्कालीन सरकारों ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा भव्य दिव्य हम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नहीं बना सकते। आप क्या करिएगा, ये अमर जवान ज्योति जो है यहीं पर इस प्रकार के जो आपके कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाएं। तो तत्कालीन सरकारों ने इसके संदर्भ में कोई प्रभावी काम नहीं किया और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण नहीं किया। इस सरकार ने क्या कर दिया कि पिछले वर्ष आपको पता होगा 2019 में अमर जवान ज्योति की बजाय राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण किया था। लेकिन अभी 2 जगह वो ज्योति जल रही थी, उसको एक ज्योति में विलय कर दिया गया है। और यह काम कहां पर किया गया है? अमर जवान की ज्योति और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो उसकी ज्योति को एक मर्ज कर दिया गया है। तो अब यह कार्यक्रम जो है वो आयोजित हुआ, लेकिन इनको दर्द इसलिए हुआ कि यह जो अमर जवान ज्योति का उद्घाटन जो है वो 26 जनवरी 1972 को भारतीय सैनिकों के लिए 26 जनवरी 1972 को किसने किया था? इंदिरा गांधी जी ने किया था। इंदिरा गांधी जी ने किया था। और सैनिकों की मांग क्या थी? सैनिकों की मांग थी कि हमारे लिए एक राष्ट्रीय क्या होना चाहिए? युद्ध स्मारक होना चाहिए। वहां पर भारतीय युद्धों में जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं उन शहीदों के नेम प्लेट होना चाहिए, उन सब के नाम वहां होने चाहिए, कौन कौन शहीद हुए। तो यहां पर ध्यान रखना, अमर जवान ज्योति पर ऐसा कुछ नहीं था, किसी का नाम नहीं था, कोई भी ऐसी बात नहीं थी। नाम किसका था? नाम उन लोगों के थे जो अंग्रेजों के जमाने में युद्ध में लड़े थे, अंग्रेजों की सेना में रहते हुए लड़े थे। उन्होंने भारतीय किसी युद्ध में, जैसे भारत को आजाद कराने में हो, चाहे वो भारत के पाकिस्तान के साथ हो, भारत का चाइना के साथ, ऐसा कोई भी युद्ध हो, चाहे उस युद्धों में उनकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी। तो यह ध्यान रखना, उस समय के इस अमर जवान ज्योति का जो कार्यक्रम था वो इंदिरा गांधी के द्वारा संपन्न किया गया था। अभी क्या स्थिति है उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। देखिए, अभी जो बना है वो है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। ठीक है, वास्तविकता से आपको परिचित रहना चाहिए कि वहां पर किसके नाम है। आपको सरकारों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हकीकत क्या है जब आपके सामने बात आए तो आप लोग उस बात का जवाब देने की स्थिति में रहे, ऐसी आपको जानकारी होनी चाहिए। यहां पर क्या है? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, वरना इस देश की सरकारें हर आदमी को पागल समझती है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। अब ये नाम आपको याद रहे नहीं रहे कोई गारंटी नहीं है, ना आपको इस नाम में दिलचस्पी रहनी चाहिए, लेकिन आपको इस नाम में दिलचस्पी रहनी चाहिए कि वास्तविक भारतीय सैनिकों की स्थिति क्या है, सैनिक किस बात से खुश है और वो क्या चाहते थे। तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कब किया यह आपको बताना है। 26 जनवरी 2018 को, 26 जनवरी 2019 को, 25 फरवरी 2019 को, 15 अगस्त 2019 को। ये जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बन रखा है इसमें आपको पता होगा हजारों सैनिकों के नाम है, 22 नाम। इस पर जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं, ठीक है, भारतीय सेना के जो शहीद हैं उन सब शहीदों के नाम यहां पर अंकित किए गए हैं। 26 जनवरी पर, 15 अगस्त पर कोई भी चाहे विदेशी व्यक्ति वीवीआईपी आता है, अगर उसे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करनी है तो अब से वो कहां पहुंचेगा? अब से वो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में पहुंचेगा। और अब वो अमर जवान ज्योति जो जल रही थी वो ज्योति अब कहां जलेगी? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जलेगी। और जहां पर अमर जवान ज्योति है, अमर जवान ज्योति में भी आपको पता होना चाहिए, अमर जवान ज्योति पर
इंडिया गेट जो बना हुआ है वहां अमर जवान ज्योति पर क्या है, पहले जॉर्ज पंचम की एक फोटो लगी हुई थी। क्या लगी थी? जॉर्ज पंचम की, जो अग्नि जल रही है ना अब, वहां जॉर्ज पंचम की फोटो थी। बाद में भारतीयों ने उस जॉर्ज पंचम की फोटो को क्या कर दिया, वहां से हटा दिया, उस मूर्ति को भी तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया गया। इस अमर जवान ज्योति को, इस जॉर्ज पंचम की इस लो की जगह ही बाद में क्या किया गया, इसे प्रज्वलित किया गया। अब उसे सुभाष चंद्र बोस की वहां पर स्टेच्यू लगाया जाएगा। वहां पर किसका स्टेच्यू लगाया जाएगा? सुभाष चंद्र बोस का स्टेच्यू लगेगा। सुभाष चंद्र बोस का स्टेच्यू उस जगह पर लगने वाला है जहां पर यह सब हो रहा था। वहां पर अब किसका स्टेच्यू लगेगा? सुभाष चंद्र बोस का स्टेच्यू लगेगा। आज हम जिनकी जयंती मना रहे हैं, जिनके पराक्रम दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं, उस जगह अब किसका स्टेच्यू लगने वाला है? सुभाष चंद्र बोस का स्टेच्यू लगने वाला है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था 25 फरवरी 2019 को। कब? 25 फरवरी 2019 को इसका उद्घाटन किया गया था। तो जितने भी 26,000 के आसपास हमारे सैनिक हैं, उन सब सैनिकों के नाम कहां होंगे? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर है। और इसके अलावा जहां पर अमर जवान ज्योति वो जल रही थी, उसका विलय इसमें कर दिया गया। जहां जॉर्ज पंचम की पहले कभी प्रतिमा हुआ करती थी, लोगों ने उनके नाक हाथ सब तोड़ दिए उस मूर्ति के, उसके स्थान पर अब सुभाष चंद्र बोस की जो ग्रेनाइट, स्लेटिक ग्रेनाइट होता है, उसकी बनी हुई मूर्ति जो है वो लगेगी। उससे पहले क्या होगा? उससे पहले वहां पर 3D होलोग्राम जो है वो वहां पर क्या किया जाएगा? लगाया जाएगा। चलिए अगली बात करते हैं। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। भारत और श्रीलंका के मध्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग को कितने वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है? भारत और श्रीलंका के बीच में टेक्नोलॉजी जो है, उस टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान को लेकर के पहले से समझौता हुआ था। अब वो समझौता धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर था। ठीक है, हाँ जी। यहां पर भारत और श्रीलंका के मध्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग को कितने वर्षों के लिए विस्तारित कर दिया गया है? ठीक है, हाँ जी महावीर जी, अभी वो होलोग्राम जो है वो चल रहा है, 3D होलोग्राम है। ओरिजिनल स्टेच्यू अभी लगाया नहीं गया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि 3D होलोग्राम जो है वो अभी वहां पर बना हुआ है, लेकिन जो प्रतिमा है वो प्रतिमा अभी लगाई नहीं गई है। चलिए, भारत और श्रीलंका के मध्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग को कितने वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है? भारत और श्रीलंका के मध्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए जो आपसी संबंध थे, जो आपसी बातचीत थी, उनको सहयोग करने के लिए जो हमारी समझौता हो रखा था, उसको कितने वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है? तो अभी 3 वर्षों के लिए उसे क्या कर दिया गया? विस्तारित कर दिया गया है। यानी तकनीकी सहायता के लिए, तकनीकी सहायता जो है, उस तकनीकी सहायता के लिए दोनों देशों के बीच में इस प्रकार का समझौता हुआ है, उसको 3 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया है। ठीक है, हाँ जी। चलिए अगली सवाल जरा देखिएगा क्या है आपके सामने। एक मित्रों ध्यान रखना, ये आपको जो PDF सेंड की जाती है, जो नए मित्र है मेरे, उन मित्रों को ध्यान रखना भाई, एक गलती आप लोग कर रहे हैं। इस PDF के लिए मैंने एक नंबर बताया था आपको 8947, एक बताया था 832370, ऐसे बताया था। तो ये 23 है, इस बात को ध्यान रखना है। कुछ लोग इस दूसरे नंबर पर कमेंट किए जा रहे हैं। हमारे एक सर है, उनके पास जा रहे हैं सारे मैसेज, तो वो कह रहे हैं सर क्या दिक्कत है, मेरे पास कैसे आ रहे हैं सुबह सुबह 5 बजे। तो ध्यान रखना 8947832370 है, और इस पर आपको इतना लिखकर क्या कर देना है, व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। तो इस नंबर को जरूर ध्यान रखें, ये 2 और 3 है, ऐसे है ये। ठीक है, 8947832370 आपको PDF लिखकर इस पर मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पर ये प्राप्त होगी। तो इसको 23 करना है, 33 नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। पहली बात तो आप लोग तो इस पर करना है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आपके सामने हमारा जो सवाल आया है वो क्या है, जरा देखो। ये सवाल है, नेक्स्ट क्या है, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया, जरा ये बताइए। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है वो कब मनाया गया? अब रिवीजन फटाफट करना आपको। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया, यह आपको बताना है। चलिए बताइए, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? फटाफट जवाब दे दीजिए इस बात का। अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया, वो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया, बस ये इतना सा आपको बताना है।
राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? बोलो बोलो जवानों बोलो। वेरी गुड वेरी गुड, आप सभी मित्र एकदम सही जवाब तक पहुंच गए हैं। 16 जनवरी आपका एकदम राइट आंसर है। तो चलिए 16 जनवरी आपका एकदम सही जवाब है, इसमें 16 जनवरी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर जो है वो ये है, हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ सीमा विवाद को लेकर 14वीं कोर कमांडर की बैठक जो है उसको आयोजित किया गया है? तो ये तो आपको मालूम ही होगा कि भाई ये 14वीं कोर कमांडर स्तर की वार्ता है वो भारत ने किसके साथ की है? चाइना के साथ की है। चाइना के साथ आपको पता होगा हमारी जो आईटीबीपी है, आईटीबीपी वो सीमा की रक्षा करने का काम करता है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हमारे बीएसएफ के जो जवान हैं वो सीमा की रक्षा करते हैं। नेपाल और भूटान के साथ जो हमारी सीमा है उस सीमा की रक्षा करने का काम कौन करता है? तो एसएसबी करती है। एसएसबी इस सीमा की रक्षा करने की काम करती है। तो ये सब आपको ध्यान होना चाहिए। पाकिस्तान बांग्लादेश की सीमा पर बीएसएफ, चाइना की सीमा पर आईटीबीपी के जवान और नेपाल और भूटान की सीमा पर एसएसबी के जो जवान है वो क्या करते हैं? इसकी रक्षा करने का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा क्या है। अगला सवाल है, आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्क्रोल पेंटिंग के लिए कला कुंभ कलाकार कार्यशाला का आयोजन जो है वो आपसे पूछा जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्क्रोल पेंटिंग के लिए कला कुंभ कलाकार कार्यशाला का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो संस्कृति मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ए व बी दोनों। संस्कृति मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय इन दोनों के द्वारा इस कार्यक्रम का क्या किया गया? आयोजन किया गया। कुंभ कलाकार कार्यशाला का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो संस्कृति मंत्रालय और किस मंत्रालय के द्वारा? संस्कृति मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के द्वारा इस पेंटिंग का आयोजन किया गया। अगला सवाल, नारी शक्ति पुरस्कार 2021 के लिए नामांकन की अंतिम तिथि जो है वो 31 जनवरी तक है। अगर कोई नारी शक्ति आपके पास में है तो उस नारी शक्ति को नारी शक्ति पुरस्कार से आप सम्मानित करवा सकते हो, उनका नामांकन करवाकर। तो पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जैसे विज्ञप्ति आती है, जैसे फॉर्म भरना होता है किसी नौकरी के लिए, ठीक वैसा ही काम इसके लिए करना होता है। भारत में महिलाओं के सम्मान में दिया जाने वाला यह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1997, 1998, 1999 या फिर इसकी शुरुआत 2000 में हुई? तो इसकी शुरुआत 1999 में की गई थी नारी शक्ति पुरस्कार की। और राजस्थान के नारी शक्ति पुरस्कार से प्राप्त करने वाली रूमा देवी का नाम आप सबको याद रखना है। रूमा देवी का नाम जरूर याद रखना है। रूमा देवी का संबंध कहां से है? बाड़मेर से है। इनके स्टार्टअप की भी अमेरिका तक चर्चा होती है। और अभी 3 महिलाएं जो है वो एग्रो लेडी के नाम से भी राजस्थान में जानी गई है। एग्रो लेडी के नाम से भी 3 महिला जानी गई है। एलची विश्नोई का नाम जिसमें मुख्यतः आता है। 15 जनवरी को फील्ड मार्शल कोंडरेरा करियप्पा की याद में कौन सा 74वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया? भारतीय सेना की स्थापना कब की गई थी, यह आपको बताना है। 15 जनवरी को फील्ड मार्शल कोंडेरा एम करियप्पा की याद में 74वां सेना दिवस मनाया गया। भारतीय सेना की स्थापना की गई थी कब? 1 अप्रैल 1895, 96, 95, 2000। ठीक है, 1995 या 1895 किस वर्ष की गई थी आपको यह बताना है। तो 1 अप्रैल 1895 जो है, 1995 नहीं भैया, 1 अप्रैल 1895 को भारतीय सेना की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ये ध्यान रखना, भारतीय सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895। लेकिन सेना दिवस जो है वो हमारे प्रथम एयरफील्ड मार्शल कोंडरेरा करियप्पा की याद में बनाया जाता है। ये ध्यान रखना, इनकी याद में सेना दिवस जो है वो प्रतिवर्ष क्या किया जाता है? मनाया जाता है। अगला सवाल, उपभोक्ता शिकायत के लिए ऑनलाइन समाधान हेतु ई दाखिल पोर्टल कितने राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया गया अभी हाल ही में? यह भी बताइएगा। क्या है सवाल, जरा ध्यान से पढ़ लीजिए। उपभोक्ता शिकायत के लिए ऑनलाइन समाधान हेतु ई दाखिल पोर्टल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अभी हाल ही में क्या किया गया है? शुरू किया गया है। तो इसका सही जवाब है 15 ऐसे राज्य और संघ शासित प्रदेश जो है इनमें अभी हाल ही में ई दाखिला पोर्टल जो है, ई दाखिला पोर्टल, इस ई दाखिला पोर्टल को इसे हाल ही में इतने प्रदेशों में शुरू किया गया है। 15 राज्य और संघ शासित प्रदेश टोटल है। माघी मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है? एक तो माघी मेला, माघ मेला है उत्तर प्रदेश में भी आयोजित होता है, लेकिन माघी मेले का आयोजन कहां किया जाता है?
माघी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, बिहार में। तो इस मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है मेरे मित्रों? तो आपको अच्छे ढंग से मालूम होना चाहिए कि भाई पंजाब में इस मेले का आयोजन होता है। पंजाब जो है यहां पर माघी मेले का आयोजन किया जाता है, माघी। और माघ मेले का आयोजन कहां होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। माघ मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है? उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रमुखता से माघ में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। चलिए अगला सवाल है आपके पास सामने। भारत ने रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एक समझौता अभी हाल ही में किया है? भारत ने रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल के लिए 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है वो समझौता अभी हाल ही में किया है? उस देश का नाम आपको बताना है। वियतनाम नहीं है, कंबोडिया नहीं है, फिलीपींस इसका सही जवाब है, सिंगापुर भी नहीं है। ठीक है, आजाद हिंद फौज के लिए सिंगापुर बहुत अच्छा स्थान रहा है, आपको मालूम होगा। और आज हम पराक्रम दिवस मना रहे हैं, तो सिंगापुर की धरती से आपको पता है आजाद हिंद फौज जो है उन्होंने बहुत ही काम किया था। और नेताजी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे नारों से सैनिकों को क्या किया था? संबोधित किया था। तो चलिए नेक्स्ट सवाल है। प्रसिद्ध डांसर पंडित मुन्ना शुक्ला का हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? मुन्ना शुक्ला तो पता है डांसर बीजू महाराज और मुन्ना शुक्ला दोनों का निधन हो चुका है अभी हाल ही में। बीजू महाराज, एक तो बीजू महाराज का भी निधन हो चुका है, कथक के जाने माने डांसर रहे हैं बीजू महाराज। इसके अलावा पंडित मुन्ना शुक्ला इनका भी क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। तो ये किस से संबंधित थे आपको यह बताना है। तो प्रसिद्ध नृत्य जो संबंधित है इनसे, उसका नाम आपको बताना है। तो पता होगा कथक से संबंधित रहे हैं मुन्ना शुक्ला, तो इसका सही जवाब क्या होगा? कथक होगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या है? मिशन अमानत का संबंध किससे है? ये मिशन अमानत जो है, इस मिशन अमानत का संबंध किससे? तो मैंने आपको बताया था भाई यात्रियों का अगर कोई सामान खो जाता है तो आरपीएफ जो है, आरपीएफ के द्वारा एक अभियान चलाया गया उत्तर पश्चिमी रेलवे द्वारा। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन जो है वहां के आरपीएफ के द्वारा एक अभियान चलाया गया जिसका नाम क्या रखा गया? मिशन अमानत जो है वो रहा है। तो कोई व्यक्ति का अगर खो जाता है तो उस तक पहुंचाने के लिए इस प्रकार के अभियान की शुरुआत की गई। अगला सवाल जरा देखो। अगला सवाल है, किस कला के सम्राट पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित बीजू महाराज जो है इनका अभी हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। तो ये सवाल अभी हाल ही में बताया। उनका जन्म जो है वो फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। आपको बताना है ये किस कला के सम्राट थे? तो आपको पता है कथक के सम्राट थे। किसके सम्राट थे? कथक जो है, इस कथक के सम्राट पद्म विभूषण पंडित बीजू महाराज का हाल ही में निधन हो गया। उनका जन्म 4 फरवरी 1938 को कहां हुआ था? तो लखनऊ में उनका जन्म हुआ था। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। अगला सवाल आपके सामने जो है वो है, विश्व आर्थिक मंच की दावोस एजेंडा में विश्व के हालात विषय पर एक अभी हाल ही में संबोधन जो है वो किस भारतीय नेता ने दिया था? चलिए यहां पर आपसे पूछा है विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक होती है उसे दावोस बैठक के नाम से जानते हैं। तो ये रहा दावोस एजेंडा। इस बैठक में विश्व के हालात ये विषय रखा गया था। विश्व के हालात विषय पर भारत के किस नेता ने अपना संबोधन दिया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने इसमें अपना क्या किया था? संबोधन दिया था। ये हमारे विदेश मंत्री है, ये हमारे रक्षा मंत्री हैं और ये हमारे श्रम रोजगार वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। चलिए भूपेंद्र यादव जी राजस्थान के अजमेर से संबंध रखते हैं। चलिए अगला सवाल है, 16 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसकी प्रथम वर्षगांठ पर डाक टिकट किसने जारी किया? क्या सवाल है और क्या जवाब है इसका? बोलो। 16 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय जो कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत हमने की थी पिछले वर्ष, उसकी एक पहली वर्षगांठ आई। उस अवसर पर डाक टिकट जारी किया गया। यह डाक टिकट किसने जारी किया? नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया, अश्विनी वैष्णव ने नहीं किया, अनुराग ठाकुर ने नहीं किया, मनसुख भाई मांडविया जो है वो हमारे चिकित्सा मंत्री, उन्होंने जारी किया इसे। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय, अनुराग ठाकुर युवा एवं खेल मंत्रालय इनके पास है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है।
इब्राहिम किता किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो आपको बता दिया अफ्रीकी एक देश है जिन्होंने इन्होंने बहुत अच्छा काम किया उस अफ्रीकी देश में, और हाल ही में इनका निधन हो गया। तो इब्राहिम किता किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? तो इब्राहिम किता का संबंध माली देश से है, और ये माली जो है वो क्या है? अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी देश है माली, वहां से संबंधित है इब्राहिम किता जिनका अभी हाल ही में क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए दोस्तों क्या है, आपसे पूछा जा रहा हाल ही में 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसकी थीम क्या थी, ये बताइए। 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद में किया गया। पहली बात तो ये जाननी है आपको, कहां पर किया गया? हैदराबाद में। हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया। और अगर ये जानना है कि राजस्थान जो है इससे किस जिले को सम्मानित होने का अवसर मिला, तो राजस्थान के नागौर जिला जो है उसको सम्मानित होने का अवसर मिला। उस समय यहाँ के कलेक्टर थे जितेंद्र कुमार सोनी। जितेंद्र कुमार सोनी जो है, जितेंद्र कुमार सोनी इसके क्या थे? प्रभारी थे, लेकिन अभी हाल ही में इनका ट्रांसफर हो चुका है यहाँ से। तो हैदराबाद जो है वहां पर इसका आयोजन किया गया। महामारी के बाद जो डिजिटल गवर्नेंस है ये इसकी क्या थी? थीम रही थी। महामारी के बाद क्या है? डिजिटल गवर्नेंस, ये इसकी थीम रही। आपसे पूछा जा रहा है कि मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीतने वाली सानिनी फोर्ड का संबंध कहां से है, ये बताइए। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीतने वाली सानिनी फोर्ड का संबंध कहां से है? मिसेज वर्ल्ड है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मिस वर्ल्ड नहीं है। मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली सानिनी फोर्ड का संबंध कहां से है? अमेरिका से संबंधित है, अमेरिका से इनका संबंध है। अगला सवाल क्या है जरा देखो, मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ नेशनल कॉस्ट्यूम जो है, इस कॉस्ट्यूम के लिए सम्मानित होने का अवसर जिसको प्राप्त हुआ, मिसेज वर्ल्ड 2022, मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड से सम्मानित होने वाली भारतीय महिला का नाम बताइए। हरनाज संधू जो है वो मिस वर्ल्ड रही है, मिस वर्ल्ड रही है, मिस वर्ल्ड का खिताब इन्होंने हासिल किया। नवदीप कौर जो इनको बेस्ट कॉस्ट्यूम के लिए मिसेज यहां पर है नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। क्या है? नवदीप कौर को। अनुष्का शर्मा नहीं है और सुमन शर्मा नहीं है। तो हरनाज संधू मिस वर्ल्ड, नवदीप कौर नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड से सम्मानित हुई। कौन सी प्रतियोगिता में? मिसेज वर्ल्ड 2022 की प्रतियोगिता में। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है आपके सामने, यह है इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिलाड़ी का खिताब किसने जीता? उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षाओं में। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया दोस्तों। कहां पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। लोहे किन यो है जो है वो इसमें उप विजेता रहे, उप विजेता रहे। कौन? लोहे किन ये कहां के हैं? तो ये सिंगापुर के हैं। कहां के हैं? सिंगापुर के। पुरुष एकल की बात हो रही है, यहां देखिए पुरुष एकल के विजेता कौन रहे? भारतीय लक्ष्य सेन रहे। विजेता कौन थे? तो लक्ष्य सेन इसमें विजेता रहे। मोहम्मद हसन और सुधास यतिराज इसका सही जवाब नहीं है। तो विजेता कौन रहे, उप विजेता कौन रहे, दोनों बात मैंने आपके सामने लिख दी है। चलिए इसका सही जवाब लक्ष्य सेन है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आया है वो भी इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट से संबंधित ही है। और सवाल क्या है जरा देखिएगा। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष युगल जो है, इस पुरुष युगल से जुड़ा हुआ सवाल है। वो इसलिए पूछ सकता है, आज तक पुरुष युगल पर खिताब कभी पेपर में नहीं पूछे जाते, लेकिन ये इस बार ऐसे पूछा जा सकता है कि ये पहली भारतीय जोड़ी है जिसने ये कारनामा किया है। पहली भारतीय जोड़ी है जिसने इस इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में जो है वो खिताबी पुरस्कार जीता है। उस जोड़ी का नाम बताना है। चिराग सेठी और सात्विक, लक्ष्य सेन और सात्विक ये नहीं है। लक्ष्य सेन इसमें, सुहास नहीं है तो सात्विक तो है। चिराग है और सुहास, सुहास नहीं है चिराग है। तो इसका सही जवाब जो है वो चिराग सेठी और सात्विक जो है इनकी जोड़ी ने यह पुरस्कार जो है वो क्या किया है? प्राप्त किया है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने जो है वो क्या आने जा रहा है। यह सवाल है आपका, निम्न में से सत्य कथन आपको बताना है। कौन सा सत्य कथन इसमें है और कौन सा असत्य कथन है। यहां पर पहला कथन है, वर्ष का पहला टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है वो 17 जनवरी से शुरू हो गया,
जिसमें नोवाक जोकोविच नहीं खेलेंगे। ये बात एकदम राइट है, जोकोविच को वैक्सीन नहीं लगाने की वजह से ऑस्ट्रेलिया छोड़ना पड़ गया। इसके बाद भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ दी है, ये भी बात एकदम सही है। तो सत्य बात कौन सी है? दोनों ही सत्य, कोई भी गलत बात नहीं है इसमें से, दोनों सही बात है। नोवाक जोकोविच इस बार नहीं खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन, और यह जो टेस्ट टीम की कप्तानी है वो भी विराट कोहली ने छोड़ दी है। और वनडे की जो आईसीसी की जो टीम है उसमें भी किसी भारतीय को स्थान हासिल नहीं हुआ है। अगला सवाल आपके सामने है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जो है वो कहां आयोजित किया गया था? हैदराबाद में आयोजित किया गया था। राजस्थान के नागौर को उसमें सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ था। ऐसा आपसे सवाल पूछा जा रहा है अब इसी से रिलेटेड कि भैया इस 24वें ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन में सोम जिला जो है, इसको कोविड के प्रबंधन के लिए आईसीटी जो है इसके उपयोग हेतु पुरस्कृत किया गया है। यह किस राज्य का है? राजस्थान का, हरियाणा का, नागालैंड का, त्रिपुरा का? तो बताइए जरा। ये जो सोम जिला है ये कोविड-19 प्रबंधन में आईसीटी का महत्वपूर्ण पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया है। ये सोम जिला जो है वो कौन सी जगह पर स्थित है आपका? कहां पर है ये सोम जिला जो है वो कहां पर पड़ता है? उस सोम जिले का आपको नाम बताना है। क्या त्रिपुरा में है, क्या नागालैंड में है, क्या मिजोरम में है, कहां पर है, इसको बताइए। तो एकदम सही जवाब मेरे दोस्तों आ रहा है आपका, नागालैंड में स्थित है। चलिए ये कहां पर है? नागालैंड में स्थित है। और इस गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? तो हैदराबाद में आयोजन किया गया था। हैदराबाद में आयोजन किया गया। राजस्थान की ओर से नागौर जिला जो है उसको सम्मानित होने का अवसर मिला। और देश में कोविड-19 के प्रबंधन में आईसीटी की जो महत्वपूर्ण भूमिका है इसके लिए सोम जिला नागालैंड का जो है, सोम जिला कहां का है? नागालैंड का। सोम जिला नागालैंड को उसको सम्मानित होने का भी क्या मिला? अवसर यहां पर प्राप्त हुआ। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है आपका नेक्स्ट सवाल। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार मिशन जो है, इस रोजगार मिशन को स्थापित करने की घोषणा की थी? रोजगार की स्थिति तो देश में क्या है ये किसी से छुपी नहीं है, चाहे वो देश हो चाहे राज्य हो, सब सरकारें एक जैसी है, कोई सी भी सरकार इस मामले में पीछे नहीं रही है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार मिशन स्थापित करने की घोषणा की? हरियाणा ने नहीं की, राजस्थान ने नहीं की, बिहार ने नहीं की, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है, क्या है? भूपेश बघेल, इन्होंने इस प्रकार के मिशन को शुरू करने की बात कही है। भूपेश बघेल कहां के मुख्यमंत्री हैं? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनके द्वारा यह शुरू किया गया है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा आपका क्या है। यहां पर है, भारतीय समाज सुधारक जिनकी हाल ही में जयंती 18 जनवरी को मनाई गई, प्रार्थना समाज के प्रारंभिक सदस्यों में थे, एक थे, तो इनका नाम आपको बताना है। आपने नाम सुने होंगे सारे नाम। भारतीय समाज सुधारक जिनकी जयंती 18 जनवरी को मनाई गई है वे प्रार्थना समाज के प्रारंभिक सदस्य थे। दयानंद सरस्वती का संबंध आर्य समाज से रहा है, वेदों की ओर लौटो, ये सब नारा इन्होंने दिया। विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस जो है रामकृष्ण मठ की इन्होंने स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने की थी। चलिए इसके बाद है राजा राम मोहन राय जो है, राजा राम मोहन राय, इनको ब्रह्म समाज के संस्थापक और भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत के रूप में इनको जाना जाता है। महादेव गोविंद रानाडे का किस में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रही है? प्रार्थना समाज में। एक तो आत्मारंग पांडुरंग का नाम आपने सुना होगा, आत्मारंग पांडुरंग, आत्मारंग पांडुरंग, पांडुरंग, ये सब जो है क्या रहे हैं? समाज सुधारक रहे हैं। तो महादेव गोविंद रानाडे, आत्मारंग पांडुरंग, इन सब के प्रयासों से ही प्रार्थना समाज जो है वो आगे बढ़ा था। तो इसका सही जवाब जो है वो महादेव गोविंद रानाडे है। इनकी अभी हाल ही में 18 जनवरी को जो है वो क्या मनाई गई है? जयंती मनाई गई है। चलिए इसके अलावा अगला सवाल है, किस देश के तेल टैंकरों पर हौथी आतंकी संगठन ने हमला किया जिसमें भारतीय नागरिक की भी मृत्यु हुई? खूब चर्चा में रहा। अमेरिका जैसे देश है इन्होंने भी इसकी भर्त्सना की, और भारतीय तो खैर करने ही थे। तो इसका सही जवाब आपको पता ही होगा। किस देश के तेल टैंकरों पर हौथी आतंकी जो संगठन है इसने मिसाइलों से हमला किया और नागरिकों की भी मृत्यु हुई? अफगानिस्तान नहीं है, इसका सही जवाब संयुक्त अरब अमीरात है। संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में, कहां पर? आबू धाबी में इस प्रकार का क्या किया गया था? आतंकवादी हमला किया गया था। चलिए जरा, हाँ जी चलो जी चलो आगे फटाफट देखते जाओ सवाल। 75 नंबर स्लाइड पर हम लोग आ चुके हैं। टोंगा ज्वालामुखी के बारे में बातचीत हमारी हो रही है। टोंगा ज्वालामुखी भी खूब चर्चा में रहा है, आगामी परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है इस पर सवाल।
ये टोंगा ज्वालामुखी, इसके कारण पूरे विश्व भर के अलग अलग देशों में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिली। यह जो विस्फोट है, यह घटना या टोंगा ज्वालामुखी कहां पर फटा, जिसमें विस्फोट हुआ, वो कहां हुआ? हिंद महासागर में नहीं था, अटलांटिक महासागर में भी नहीं था, अंध महासागर नहीं, प्रशांत महासागर जो है, यहाँ प्रशांत महासागर में टोंगा ज्वालामुखी की विस्फोट की घटना के बाद जो है वो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं आप लोगों के सामने आई थी। ठीक है, चलिए, हाँ जी, अगला सवाल देखिएगा आपके सामने क्या है। नेक्स्ट सवाल जो है वो है, हाल ही में किन दो राज्यों की सीमा पर नक्सलवादी घटना के बाद सुरक्षा बलों ने वहां पर एक जांच अभियान चलाया? तो नक्सलवादी घटनाएं अक्सर होती रहती है, मुख्य रूप से हमारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये जो तेलंगाना वाला क्षेत्र जो है ये मुख्य रूप से इससे प्रभावित रहता है। तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जो है इसकी सीमा, आपको लगता होगा कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा कैसे लगती है, तो ये थोड़ा सा हिस्सा जो है यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ है आपका, इस छत्तीसगढ़ का ये वाला हिस्सा किसके साथ लगता है? तेलंगाना के साथ लगता है। तेलंगाना के साथ ये हिस्सा क्या करता है? टच होता है। इसी बॉर्डर पर ये जो नक्सलवादी घटना है वो घटित हुई थी। तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर इस प्रकार की घटना घटित हुई। अगला सवाल यहां पर है, भारतीय रेलवे ने गार्ड के पद नाम को बदलकर क्या कर दिया है? ठीक है, बताइए जरा, गार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया अभी हाल ही में रेलवे ने? जो रेल में गार्ड होता है उस गार्ड का नाम बदलकर यानी पदनाम बदलकर क्या कर दिया गया अभी हाल ही में? ट्रेन पैसेंजर, ट्रेन सुप्रीडेंट, ट्रेन साथी, ट्रेन रक्षक नहीं, ट्रेन साथी नहीं, ट्रेन सुप्रीडेंट नहीं। ठीक है, इसको कई लोग मैसेंजर पढ़ रहे, कई लोग पैसेंजर पढ़ रहे। ये ट्रेन कई जगह पैसेंजर भी लिखा हुआ, कई जगह मैसेंजर भी लिखा हुआ है। जो भी आपको इस तरीके का जवाब मिले वो आपको सही कर देना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। ठीक है, ट्रेन मिनेजर या पैसेंजर, ऐसे मिनेजर भी लिखा हुआ आ सकता है, मिनेजर ये भी लिखा हुआ आ सकता है। इस तरीके का जो नाम हो उस पर आपको टिक करना है। चलिए नया अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। यहां है, भारत में विदेशी मुद्रा संकट जो है इससे उभारने के लिए किस देश का समर्थन देने की भारत ने घोषणा की है? एक ऐसा पड़ोसी देश है जो आर्थिक हालात की तंगी से गुजर रहा है, अभी हाल ही में उस देश का नाम श्रीलंका है। क्या है? आर्थिक तंगी से जो देश गुजर रहा है उस देश का नाम आर्थिक तंगी। यहां पर बहुत ज्यादा हो चुकी है, यहां पर वस्तुओं के दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, विदेशी मुद्रा का यहां संकट है। इससे उभारने के लिए भारत ने अभी हाल ही में श्रीलंका से जो है वो क्या किया है? समझौता किया है। ठीक है, हाँ जी, चलिए अगला सवाल आपके सामने है, विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप जो है, इस चैंपियनशिप की मेजबानी पहली बार किस राज्य को दी गई है? बताओ, विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी पहली बार किस राज्य क्षेत्र जो है उसको प्रदान की गई है अभी हाल ही में? उस राज्य का आपको क्या बताना है? नाम बताना है। कौन सा ऐसा राज्य है जिसको इसकी मेजबानी अभी हाल ही में प्रदान की गई है? तो इसका सही जवाब आप लोगों का आ गया है, ए जवाब इसका सही है। केरल को अभी हाल ही में इसकी मंजूरी जो है वो प्रदान की गई, यानी पहली बार बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी जो है विश्व बधिर है, ये ध्यान रखना है। तो केरल को इसकी मेजबानी जो है वो प्रदान की गई है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, प्रसिद्ध पत्रकार कमाल खान का निधन हो गया, उनका संबंध किस टीवी से था या इनमें से किस चैनल से उनका संबंध था? प्रसिद्ध पत्रकार कमाल खान का निधन हो गया अभी हाल में, प्रसिद्ध रहे एक पत्रकार, खूब चर्चा हुई है इन पर भी। तो डीडी न्यूज नहीं है, एनडीटीवी इसका सही जवाब है, जी न्यूज नहीं है और आज तक नहीं है। एनडीटीवी इसका सही जवाब है, एनडीटीवी के पत्रकार रहे हैं कमाल खान। ठीक है, एनडीटीवी इसके पत्रकार रहे हैं और इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया। अगला सवाल जरा देखो, किसको फाल्कन 9 रॉकेटों से फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से 49 स्टारलिंक उपग्रह जो है उनको लॉन्च करने का श्रेय अभी हाल ही में जाता है? आपको यह बताना है उसका नाम क्या है। क्या है सवाल जरा देखिए, निम्न में से किसने फाल्कन 9 रॉकेट से फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से जो है वो 49 स्टारलिंक उपग्रहों को अभी हाल ही में लॉन्च किया है? किसने किया है? तो नासा ने, इसरो ने, जाक्सा ने, स्पेसएक्स ने। तो इसका सही जवाब नासा नहीं है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। ये कहां की है? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है और ये जाक्सा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, जापान की। और ये स्पेसएक्स जो है वो एलन मस्क की प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी, एलन मस्क इसके क्या है? मालिक है। और इसी के द्वारा अभी क्या किए गए हैं?
49 स्टारलिंक उपग्रह अभी भेजे गए हैं और किस से, कैनेडी स्पेस सेंटर जो है वहां से भेजा गया और किस रॉकेट के माध्यम से, फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से इनको भेजा गया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो है वो मुंबई नौसेना डॉकयार्ड से संबंधित है। यहां पर अभी हाल ही में एक युद्धपोत जहाज है हमारा, उसमें विस्फोट हो गया, उसका नाम क्या था? मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड पर युद्धपोत में विस्फोट की घटना हुई, नौ सैनिक जो है वो शहीद हुए थे इसमें। तो आपको बताना है वो कौन सा था। आईएनएस करंज नहीं था, आईएनएस वेला नहीं था, आईएनएस विशाखापट्टनम नहीं था, आईएनएस रणवीर इसका सही जवाब है। आईएनएस रणविजय नहीं है। रणविजय में पिछले दिनों आग लगने की घटना घटित हो गई थी, लेकिन विस्फोट की कोई घटना वहां नहीं हुई थी। आईएनएस रणवीर इसका सही जवाब होगा। ठीक है, हाँ जी, सही बात है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी इस बार एलन मस्क को चुना गया है, ये भी बात आपकी सही है। चलिए नए सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा मित्रों, जरा देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्या है? किस संगठन की मोटरसाइकिल जो टीम है वो पहली बार गणतंत्रता दिवस की परेड में शामिल होने जा रही है? तो ये बात आपके सामने हो चुकी है हमारी कि मोटरसाइकिल जो टीम है वो पहली बार गणतंत्रता दिवस पर परेड में शामिल होने जा रही है। भारतीय सेना की हर बार शामिल होती है, वायुसेना की हर बार शामिल होती है, बीएसएफ की हर बार शामिल होती है, लेकिन आईटीबीपी जो है इसकी पहली बार मोटरसाइकिल जो टीम है वो पहली बार शामिल होगी। और बीएसएफ का जो ऊंट का दस्ता है वो भी राजस्थान से जाएगा। कहां से? राजस्थान से जाएगा। और राजस्थान से कितने ऊंट जाने वाले हैं? 100 ऊंट इसमें बीएसएफ के जाने वाले हैं, और जिसमें संग्राम जो ऊंट है वो इसका नेतृत्व करने वाला है। कौन सा ऊंट? संग्राम ऊंट जो है वो इस ऊंट दस्ते का पूरे का क्या करने वाला है? नेतृत्व करने वाला है। चलिए अगला सवाल जरा देखो क्या है। अगला है एनडीआरएफ से संबंधित है। एनडीआरएफ ने अभी हाल ही में अपना कौन सा स्थापना वर्ष जो स्थापना दिवस जो है वो हाल ही में मनाया है, ये बताना है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जो है 19 जनवरी को 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस इन्होंने मनाया? 15, 16, 17, 18। तो बताइए जरा कौन सा स्थापना दिवस अभी हाल ही में एनडीआरएफ ने अपना मनाया है? एनडीआरएफ ने कौन सा स्थापना दिवस अभी हाल ही में अपना मनाया है? एनडीआरएफ की टीम आप लोग जानते हैं सब जगह, चाहे बाढ़ हो कोई भी स्थिति हो, वहां पर पहुंच जाते हैं सहायता करने के लिए, विपरीत परिस्थितियों में सहायता के लिए ये जाने जाते हैं। तो एकदम सही है। 17वां स्थापना दिवस जो है वो 19 जनवरी को मनाया। 19 जनवरी को 17वां स्थापना दिवस जो है वो एनडीआरएफ ने मनाया है। अतुल करवाल का नाम सुना होगा आपने, अतुल करवाल, अतुल करवाल ये इनके क्या है? अभी हेड है, आईपीएस अफसर है। अतुल करवाल आईपीएस अफसर है और ये इनके प्रमुख हैं। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एंट्रिक्स देवास समझौते को देश की सुरक्षा के खिलाफ बताया है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में एक फैसला भी सुनाया। और यह समझौता कब हुआ आपको यह बताना। मैंने कहा था एक दिन पहले कि देवास एक प्राइवेट कंपनी थी, एंट्रिक्स इसरो की एक व्यवसायिक कंपनी थी। इन दोनों के बीच में एक स्पेक्ट्रम को लेकर एक समझौता हुआ था। ठीक है, यानी एक जी सेट नाम का हमने उपग्रह भेजा, उससे मिलने वाले संकेत जो है वो ब्रॉडबैंड और इस प्रकार के मल्टीमीडिया सर्विस के लिए थे। इन दोनों में पहले ही समझौता हो गया, जब तक जमीनी काम कुछ हुआ नहीं था। बाद में उस समझौते को कैंसिल कर दिया गया। ये देवास नाम की कंपनी को भारी नुकसान उसमें उठाना पड़ा। बाद में ये मामला कोर्ट में पहुंचा। अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर फैसला दिया। तो ये समझौता हुआ कब था? तो 2005 में ये समझौता हुआ था। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसके बाद निर्मला सीतारमण ने इस प्रकार का बयान दिया था कि भाई ये देश की सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ किया गया था यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए अगला सवाल देखिए। किस कंपनी ने सड़क सुरक्षा के लिए रडार आधारित गति जो पहचान प्रवर्तन प्रणाली है इसको विकसित किया है? हाँ जी, किस कंपनी ने सड़क सुरक्षा के लिए रडार आधारित गति पहचान व प्रवर्तन प्रणाली को विकसित किया है? इसका नाम आपको बताना है। कौन सा? वेदांता टेक्नोलॉजी नहीं है, टाटा ग्रुप नहीं है, रिलायंस नहीं है, वेहांत टेक्नोलॉजी है। इस वेहांत टेक्नोलॉजी ने दूर से आती हुई गाड़ी की गति को पहचानने के लिए एक इसका रडार आधारित जो प्रणाली है उस तंत्र को क्या किया है? मजबूत किया है। तो किलोमीटर, अभी तो 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में अगर पुलिस खड़ी होती है तो पता चलता है, बाद में जो है वो 200 से 300 किलोमीटर की दूरी की सभी वाहनों की गति की पहचान इसके द्वारा की जा सकती है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है आपके सामने। यहां है 1 फरवरी को लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मेहंती को सेवानिवृत्त होने पर उनके स्थान पर किसको उप सेना प्रमुख बनाया जाएगा, यह बताना है। 1 फरवरी से पहले 31 जनवरी को ही कौन?
31 जनवरी को रिटायर हो रहे उप सेना प्रमुख। 31 जनवरी को जनरल सीपी मेहनती जो है वो क्या हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और उप सेना प्रमुख किसको बनाया जाएगा इनके स्थान पर, तो मनोज पांडे को बनाया जाएगा नया उप सेना प्रमुख। ये सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाणे है। विपिन रावत साहब का निधन हो चुका, आपको पता है। रजनीश रंजन इसका सही जवाब है नहीं। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। यहां पर अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन अभी हाल ही में कहां पर किया जा रहा है, ये भाई बात आपको अभी आज ही की क्लास में हमने बता दी आपको भैया कि इसका आयोजन कहां किया जा रहा है। अंडर 90 है, अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, तो यूएई में नहीं किया जा रहा है, अफगानिस्तान में भी नहीं हो रहा है। कैरेबियाई जो देश है जैसे वेस्ट इंडीज है, इन सब देशों में इसका आयोजन किया जा रहा है और ये पहली बार हो रहा है। ये पहली बार हो रहा है जब इन कैरेबियाई द्वीपों पर, कैरेबियाई जो देश है इनको इसकी मेजबानी मिली है। ऐसा पहली बार आयोजित होने जा रहा है इनकी जगह पर। अगला सवाल देखो क्या है। फीफा ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे चुना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर, पुरुष और महिला फुटबॉलर दोनों। पुरुष फुटबॉलर तो चुना है रॉबर्ट लेवांडोस्की को, पुरुष इसको चुना है, ठीक है। और महिला किसको चुना है, एलेक्सा, ठीक है। यहां महिला पुटेलस को चुना है, एलेक्सिया पुटेलस, एलेक्सिया पुटेलस जो है, एलेक्सिया पुटेलस इनको क्या किया गया है, चुना गया है अभी हाल ही में। तो ये ध्यान रखना, रॉबर्ट लेवांडोस्की को पुरुष और महिला एलेक्सिया पुटेलस जो है इनको चुना गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है इनको विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल जरा देखो क्या है। मतदाताओं को सशक्त बनाने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा जागरूक वोटर अभियान शुरू किया गया है अभी हाल ही में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा जागरूक वोटर अभियान शुरू किया गया है। ये जागरूक वोटर अभियान 5 राज्यों में होने वाले, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इसके अलावा गोवा, इसके अलावा पंजाब और इसके अलावा आपका मणिपुर। यहां पर होने वाले विधानसभा चुनाव जो हैं, इन चुनावों को लेकर के ये अभियान जो है वो शुरू किया गया है, ठीक है। यहां पर ये ट्विटर ने शुरू किया है और ट्विटर के जो है वो सीईओ कौन है, पराग अग्रवाल है। पराग क्या है, पराग अग्रवाल जो है इसके सीईओ है, पराग अग्रवाल, ये इसके सीईओ हैं। चलिए जरा नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है। यहां पर अगला सवाल है, बोर्नियो जो है इसके जंगलों में स्थित इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या होगी, यह आपको बताना है। तो बहुत आसान सा सवाल आपके सामने मैंने रखा है, लेकिन आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट सवाल भी है ये वाला। बोर्नियो के जंगलों में स्थित इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन सी है, नूर सुल्तान नहीं है भाई, जकार्ता पहले से ही राजधानी यहाँ की है। और नूसंतारा जो है, नूसंतारा इंडोनेशिया की नई राजधानी होगी। और ये जनकपुर जो क्षेत्र है कहां पर पड़ता है, ये नेपाल में पड़ता है। जनकपुर क्षेत्र कहां पर है, नेपाल में पड़ता है। तो नूसंतारा यहाँ की क्या होगी, नई राजधानी होगी। चलिए, इंडोनेशिया की मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भी यहाँ पर मुसलमान जो है वो बहुत आसान से रहते हैं और दुनिया के सब देशों के लिए, जो इधर वाले हमारे देश हैं उनके लिए एक मिसाल है कि भैया ऐसा रहना चाहिए आपको। तो यह है नेपाल के दक्षिणी पूर्वी प्रदेश का नाम मधेशपुर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, नेपाल के दक्षिणी पूर्वी प्रदेश का नाम मधेशपुर किया गया है, जिसकी राजधानी जो है वो क्या होने वाली है, जनकपुर होने वाली है। जिसकी राजधानी क्या होने वाली है, जनकपुर। मधेशपुर की राजधानी जनकपुर है। एक नया प्रदेश बनाया गया नेपाल के अंदर ही। काठमांडू उसकी पहले से राजधानी है पूरे नेपाल की। मदीसा नगर नहीं है। नूसंतारा जो है वो आपकी इंडोनेशिया की नई राजधानी जो है वो बनी है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा मेरे मित्रों क्या है। आपके सामने सवाल है, फाइजर ग्लोबल फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है इसके मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष जिनेसिस प्राइज से सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हो रहा है, उनका नाम आपको बताना है। फाइजर ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसमें भारत में वैक्सीन की आपूर्ति की है। जिनेसिस प्राइज 2022 से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इनका नाम आपको बताना है। पराग अग्रवाल नहीं है, ट्विटर के सीईओ है। सत्य नंडेला नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट आप जानते हैं। अल्बर्ट बार्लो जो है, अल्बर्ट बार्लो इसका सही जवाब है। अल्बर्ट बांडुरा का संबंध मनोविज्ञान से, मनोचिकित्सक के रूप में इन्हें जाना जाता है, ठीक है। हाँ जी अल्बर्ट बोर्लो इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा क्या है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, उसका नाम आपको बताना है। क्या है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022। यहां है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक
ट्रेंड्स 2022 इस नाम से रिपोर्ट हाल ही में किसने इसका प्रकाशन किया है? तो इसका प्रकाशन जो है वो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा किया गया। इससे संबंधित एक सवाल पूर्ववर्ती परीक्षाओं में आ चुका है। ऐसा का ऐसा ही वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 रिपोर्ट का प्रकाशन अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा किया गया है। अगला सवाल है आपके द्वारा अनइक्वलिटी किल्स से संबंधित है। इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जो है वो हाल ही में किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? अनइक्वलिटी किल्स शीर्षक से रिपोर्ट का प्रकाशन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो इस रिपोर्ट का प्रकाशन अभी हाल ही में ऑक्सफैम के द्वारा किया गया। ऑक्सफैम, बाकी सब बातें मैं बता चुका हूं, विश्व बैंक है, एनडीबी है, एडीबी है, ये सब आप लोग जानते भी हैं और मैं लगातार इन पर बातचीत कर रहा हूं, लेकिन रिवीजन में सिर्फ मूल सवाल और उसका उत्तर आपको एक बार रिवाइज हो जाए बस। अनइक्वलिटी किल्स शीर्षक से रिपोर्ट का प्रकाशन ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में किया गया है। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है इसने दिल्ली सरकार के एक मैटर देश के मेंटर, यह कार्यक्रम जो है इस कार्यक्रम को अभी हाल ही में उस समय तक रोकने का सुझाव दिया है जब तक कि बच्चों की सुरक्षा संबंधी खामियों को दूर नहीं कर लिया जाता। ठीक है, तो यहां देखिए देश के मेंटर, यह कार्यक्रम जो है इस पर अभी हाल ही में कुछ समय के लिए रोक लगाने की बात कही है इन्होंने। तो अब जरा देखिएगा कब तक यह कार्यक्रम शुरू कब किया गया था? तो अक्टूबर 2021 में इस कार्यक्रम को क्या किया गया था? शुरू किया गया था। अक्टूबर 2021 में देश के मेंटर कार्यक्रम को शुरू किया गया, लेकिन अभी हाल ही में क्या किया गया है? ऐसा कहा गया है कि कुछ समय के लिए आप इसे रोको जब तक कि बच्चों की सुरक्षा पूर्णतया से आप उसके बारे में संतुष्ट नहीं हो जाते हो। और आज का सवाल आपके सामने है 47 नंबर। हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने ओपन डेटा एक सप्ताह जो है उसका आयोजन किया है। यह आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? ओपन डेटा सप्ताह का आयोजन आवास एवं शहरी मंत्रालय, जिसके हरदीप पुरी मंत्री हैं, उसने सप्ताह का आयोजन किया है ओपन डेटा नाम से। यह 17 से 21 जनवरी तक मनाया जा रहा है, यानी 17 से 21 जनवरी तक इसको क्या किया गया? मनाया गया। अगला सवाल आपके सामने, परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम फरवरी में आयोजित होने वाला है। प्रधानमंत्री का परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम जो है वो कब होने वाला है? फरवरी माह में आयोजित होने वाला है। तो परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम 2022 का आयोजन फरवरी माह में किया जाएगा। इसका कौन सा संस्करण होगा? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा संस्करण? कौन सा संस्करण होगा इसका आपको बताना है। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम जो है इसके कौन से संस्करण का आयोजन अभी हाल ही में किया जा रहा है? तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, कौन सा संस्करण है जिसका आयोजन किया जा रहा है? यह इसका 5वां संस्करण है। कौन सा है? एकदम सही जवाब आया आपका, 5वां संस्करण जो है इसका आयोजन फरवरी 2022 में किया जाएगा। और ये रहा आपका सवाल आगे वाला। तो ये भारत और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने हाल ही में आपस में सहयोग से मॉरिशस में चल रही भारत के सहयोग से विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रविंदर कुमार जगन्नाथ जो हैं वो क्या है? मॉरिशस के प्रधानमंत्री। इनके साथ मिलकर जो भारत के प्रधानमंत्री है उन्होंने क्या किया है? भारत के सहयोग से मॉरिशस में जो विकास कार्य चल रहे थे उन विकास कार्यों का उद्घाटन इन्होंने किया है। और आज का अंतिम सवाल जो है वो मेरे मित्रों आपके सामने है, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। तो क्या है जवाब और क्या होगा इसका प्रश्न? आजादी के अमृत महोत्सव जो है इसके स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम जो है, इस कार्यक्रम का शुभारंभ हाल ही में किसके द्वारा किया गया? आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का शुभारंभ आपको पता होगा ब्रह्म कुमारी जो है, ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय चलता है राजस्थान के माउंट आबू से। कहां से? राजस्थान के माउंट आबू से चलता है, सिरोही जिले में स्थित है। तो यह आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का शुभारंभ हाल ही में इनके द्वारा वर्ष भर चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का इसमें ब्यौरा रखा गया और यह बताया जा रहा है कि इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया अभी हाल ही में। अमित शाह ने नहीं किया, राजनाथ सिंह जी ने भी नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, रामनाथ कोविंद ने भी नहीं किया। तो आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इस कार्यक्रम का शुभारंभ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। तो मेरे मित्रों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास से जुड़ने के लिए। कल की क्लास में हम लोग वापस से सोमवार से लेकर जो हमारी लगातार की बातचीत है उसको शुरू करेंगे। आज के हमने संडे का जो स्पेशल रिवीजन क्लास है उसको आपके सामने रखा है।
कल हमने रखा था आपके सामने राजस्थान के रिवीजन की क्लास को, आज हम रहे हैं संडे की स्पेशल क्लास को, और कल से वापस वही कार्यक्रम आपका वापस आरंभ हो जाएगा। तो आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास से जुड़ने के लिए। कल फिर वापस मिलते हैं, तब तक हैव ए नाइस डे, थैंक यू।